Good morning, my dear students. Today I am in front of you with the new chapter of history, the French Revolution. French Revolution means Francis Kranti. As you know that you are taking your online studies, so you must keep with you your pencil and rough copy also, so that you may be able to note the difficult words. Though this screen is also in front of you. First, I give you the introduction of the lesson, why the French Revolution came into the existence. The French Revolution is regarded as a landmark in the human history because for its far-reaching consequences. You know, the difficult Hindi of the difficult words has been written on the book on your print. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दूरगामी परिणामों के कारण इसको मानव इतिहास में एक अमिट चिन्ह माना जाता है. It put an end to all old traditions and institutions and gave birth to new political ideas of the liberty, equality and fraternity. Liberty स्वतंत्रता, equality समानता, fraternity भाईचारा. जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने सारी की सारी जो पुरानी परंपराएं थी, पुराने जो इंस्टीट्यूशन थे, उनको एक तरह से समाप्त कर दिया और एक नया जीवन दिया, नया जन्म दिया एक नए प्रकार की राजनीतिक विचारधारा को, जो स्वतंत्रता की विचारधारा थी, जो समानता की विचारधारा थी, जो भाईचारा की विचारधारा थी. इट क्रिएटेड ए स्टिर इन द होल ऑफ द यूरोप. उसने पूरे यूरोप में, यू नो दैट देयर आर मेनी कंट्रीज इन द यूरोप, यूरोप में एक तरह से हलचल मचा दी एंड हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और इसका प्रभाव संसार के बहुत सारे देशों के ऊपर. सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाई द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज रिगार्डेड एज ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री, you can say the answer of this, that the French Revolution is regarded as a landmark in the human history because for its far-reaching consequences. Okay, again, the French Revolution. On the morning of 14 July 1989, the city of Paris was in a state of alarm. Alarm means khatra. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Citizens थोड़े से विद्रोही हो गए थे, रिवोल्यूशनरी हो गए थे. एक 14 जुलाई 1789 को पेरिस में एक लोग जो है खतरे जैसी चीज महसूस करने लगे. वहां के जो राजा थे उन्होंने सेना को शहर के अंदर घुस जाने का आदेश दे दिया. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the city. और लोगों के बीच ये अफवाह भी फैल गई. अब राजा ने सेना क्यों अंदर किया था, कोई टेक्निकली इस बात को जानता नहीं था, लेकिन फिर भी एक अफवाह फैल गई कि जल्दी ही जो वहाँ के राजा हैं वो सेना को लोगों के ऊपर फायर करने का आदेश दे देंगे. इस अफवाह के चलते some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. People's militia मतलब एक संगठित होकर के सेना के रूप में लोगों ने एक पीपुल्स मिलिशिया फॉर्म किया और 7,000 लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गए. They break into a number of government's building in search of arms. और वो लोग भी सेना से मुकाबला करने के लिए हथियार ढूंढने लगे और उन्होंने सारी सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ डाला. इसमें से हथियार मिलेंगे, हम लोग हथियार लेंगे और सेना का सामना करेंगे. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find
होर्ड एमुनेशन। अंत में एक लोग, उन्हीं लोगों में से एक समूह जो बड़ी तेजी के साथ शहर के पूर्वी छोर पे पहुंच गया और वहां पर जो किला था और किले में जो जेल थी उसके ऊपर हमला कर दिया। उनको आशा थी कि यहाँ पर इस किले में ढेर सारे उनको हथियार मिल जाएंगे। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड, कमांडर ऑफ द बेस्टिल वाज किल्ड। वहां का एक कमांडर जो था, सेना का अधिकारी था, वो मार दिया गया। एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और जो इसमें कैदी थे, क्योंकि यहाँ पे हमला भीड़ ने किया था, सब तोड़ ताड़ डाला, ऐसे में कैदी भी उसमें से निकल लिए। दो देयर वेर ओनली 7 आते, हालांकि वो 7 ही कैदी थे उस जेल में बंद। एट द बेस्टिले वाज हेटेड बाय ऑल, फिर भी वो बेस्टिले जो है लोगों के द्वारा एक तरह से, चूंकि राजा का वो किला था, राजा की जेल थी, तो लोगों के द्वारा वो घेरा घेरा की चीज बना हुआ था। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। डिस्पोटिक पावर का मतलब होता है राजा का निरंकुश शासन जो था उसका वो प्रतीक बना हुआ था। द फोर्ट्रेस was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep as a souvenir of its destruction। और उसके बाद जब वो किला तोड़ा गया तो जो उसके टुकड़े थे, पत्थरों के टुकड़े थे, वो लोगों में बेच दिए गए। वो लोग इसको खरीदे, उन टुकड़ों को, जो एक निशानी के रूप में कि ये कभी किला हुआ करता था, राजा यहीं से अपना शासन करता था, जनता का दमन करता था। तो किला एकदम पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तो जो उसके टुकड़े थे वो लोगों के द्वारा बेच दिए गए, निशानी के तौर पर लोग उसको रखना चाहते थे। द डेज दैट फॉलोड सा मोर रॉयटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। और आगे के दिनों में ढेर सारे दंगे पेरिस में, पेरिस के ग्रामीण और फ्रांस के ग्रामीण इलाकों में शुरू हो गए। मोस्ट पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। इसमें से अधिकतर लोग जो थे वो रोटी की ऊंची कीमत के नाते विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यू नो दैट ब्रेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सेटिस्फाई द हंगर ऑफ ए मैन। एक आदमी की भूख को सेटिस्फाई करने के लिए ब्रेड जो होती है वह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आदमी कहावत में भी कहता है कि भैया क्या करें, 2 जून की रोटी तो कमानी ही पड़ेगी। इससे ये पता चलता है कि रोटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मच लेटर हियर ब्रेड इज सिंबॉलिक। ब्रेड जो है प्रतीकात्मक है, मतलब जिस चीज से भी आपकी भूख शांत होती है उसको हम ब्रेड ही मान के चलते हैं, रोटी मान के चलते हैं। मच लेटर, बाद में, व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ it as the beginning of the chain of the events that ultimately led to the execution of the king in France। ये चीजें जैसा कि इतिहासकार पीछे की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये शुरुआत फ्रांस के राजा की मृत्यु दंड की, उसके फांसी की, दो मोस्ट पीपुल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। हालांकि बहुत सारे लोग इसका क्या आउटकम निकलेगा, यानी इसका क्या परिणाम होगा, इसकी कोई मतलब एक पुख्ता भविष्यवाणी नहीं हो सकती थी। हाउ एंड वाई दिस हैपेन, और ये क्यों हुआ, आखिर इन सारी चीजों की जनता की इस तरह से उद्वेलित होने का मतलब क्या था। अब एक चीज आगे और भी हम देखते हैं कि द ओल्ड रिजीम, रिजीम का मतलब होता है शासन व्यवस्था। इट्स क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है कमी, क्राइसिस का मतलब कमी होता है, और रिजीम का मतलब शासन व्यवस्था। तो रिजीम हम उस शासन, एक थोड़ा सा और भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। रिजीम हम उस शासन व्यवस्था को कहते हैं कि जो शासन व्यवस्था एक नैतिक तरीके से न चुनी गई हो। जैसे हमारी जो डेमोक्रेसी, हम उसको रिजीम नहीं कर सकते, इस नाते नहीं कर सकते कि जनता की सहमत से चुनी जाती है। रिजीम का मतलब ये होता है कि अन्यायपूर्ण तरीके से किसी के हाथ में सत्ता चली जाए और वो शासन की व्यवस्था करे, इस तरह की व्यवस्था को हम रिजीम कहते हैं। अंडरस्टैंड दिस। द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। जो ओल्ड रिजीम है, जिसको हम कहते हैं कि 1789 के पहले का जो शासन था फ्रांस का, उस शासन को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम ओल्ड रिजीम कहते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि पुरानी शासन प्रणाली which was directed by
द मोनार्च, जो मोनार्च के द्वारा डायरेक्ट की जाती थी। द सीट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर सून इन द इनिशिएंट regime. There was an absolute monarchy in France. The king regarded himself as a representative of God on the earth. In many countries of the Europe, यूरोप के बहुत सारे देशों में हम देखते हैं कि their kings regarded them as the representative of God. बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहाँ के राजा पूर्व में अपने आप को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, उनका संदेशवाहक या उनके एजेंट के रूप में काम करते थे और खुद को भगवान कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज के हिस्ट्री को यदि हम पढ़ेंगे तो ये चीजें हमारे सामने आएंगी। और ये जो रिवोल्यूशन का जो बीज था वो पुराने रिजिम में ही उग गया। इन 1774 1774 में लुईस 16 of the Bourbon family of the king ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of France. 20 साल का जो लुईस 16 गद्दी पर बैठा, 20 साल का था और उसने उसकी शादी एक ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से हुई थी और उसने ये देखा कि एक लंबे युद्ध के बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो धन की स्थिति है राज्य की, या राज्य का जो खजाना है वो पूरी तरह से खाली हो चुका है। तो एडेड टू दिस was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. The war added more than $1 billion to the debt that had already risen to more than $2 billion. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans, so the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices, or universities, the state was forced to increase taxes. Yet even these measures would not have sufficient. French society in the 18th century was divided into 3 states and only members of the third state paid taxes. After reading this, it is clear राजा जो वहाँ का था, जैसे कि राज्य की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो काफी खराब हो गई। ऐसी परिस्थितियों में राजा को अपनी कोर्ट चलाने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए, अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, अपनी यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए ढेर सारे धन की आवश्यकता थी। और ये धन मिल कैसे सकता था? ये धन टैक्सेस के द्वारा ही मिल सकता था, जनता के ऊपर टैक्स लगा करके ही मिल सकता था। और इसमें कोड में खास की स्थिति ये थी कि उस समय फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था और 3 भागों में जो तीसरा भाग था टैक्स वही देता था, बाकी 2 भाग टैक्स लेते थे। अब सोच लीजिए कि कितनी अजीबोगरीब बात थी कि 2 टैक्स लेने वाले और 1 टैक्स देने वाला। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से जो है वो समस्या तो पैदा ही होगी। अगेन वी शैल रीड द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर in the next period, in the next lecture. Thank you, my dear students. See you again.